हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पायस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, आपने जो मेरी पहली वीडियो पे इतना प्यार दिया है। मैं चाहूंगा ऐसा ही प्यार आपका बना रहे। तो बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस के साथ जुड़ेंगे, जिसमें आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पाओगे। लाइव क्लासेस में फ़ायदा क्या होता है कि बच्चा सीधे अपने सवाल पूछ सकता है, अपनी क्वेरी को टीचर के सामने रख सकता है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट ही वो चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। लाइव क्लासेस में हम जब चीज़ों को सिखाएंगे तो आप साथ के साथ उन्हें ग्रैब करते रहोगे और उसके साथ ही आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आपको कुछ और चीज़ें चाहिएंगी तो आप हमसे बता सकते हो। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएं और ऑनलाइन जगत में हम एक क्रांति को पैदा कर दें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हमारी लाइव क्लासेस आएँ और वो जो हो पाएगा वो आप लोगों के प्यार से ही हो पाएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व किए थे, ऐसा ही एक और वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आ जाया हूँ। आज की वीडियो में मैं फिर से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें 1 बाय 1 हम सोल्व करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, उसमें हमें मिसिंग नंबर दिया गया है और हमें देखना है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा 45, 63, 71, 59, 37, 60, 46, 50 और क्वेश्चन मार्क। अब आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसके बाद बताना कि आपसे क्वेश्चन होता है या नहीं होता। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना, क्योंकि डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए हैं, और आप लोग अगर कोशिश नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस लेवल पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि तैयारी तो करते करते लोगों को कई साल बीत जाते हैं, लेकिन तैयारी में ही रह जाती है, सिलेक्शन में नहीं बदलती। सिलेक्शन में बदलवाने के लिए हम आप लोगों के सामने आए हैं एक क्रांति को लेके, जिसमें हम आप लोगों के साथ हर सब्जेक्ट का टीचर, अलग अलग एक्सपर्ट टीचर हमारे हर सब्जेक्ट को आपके लिए तैयार कराएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने पोज करके देखा होगा, अगर सोल्व हो गया है तो बहुत बढ़िया है। कमेंट में अपना आंसर भी देना कि आप, और हाँ, कमेंट में आप आंसर दोगे कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और ईमानदारी वाले आंसर होने चाहिए। ये नहीं है कि आप 10 में से 10 लिख दो कि 10 में से 8 लिख दो। वो आपकी ईमानदारी होगी, वो आपके साथ रहेगी। हमारी ईमानदारी हमारे साथ है। हम आपके लिए लाइव क्लासेस बहुत जल्दी लेके आएंगे। बस आप जानते हैं यूट्यूब का क्राइटेरिया एक बार पूरा हो जाए। अब आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, अब मैं भी बताता हूँ कि इसमें देखो लॉजिक कोई नहीं है। अगर हम देखें तो क्वेश्चन का जो लॉजिक है 45 प्लस 59 और 46 कितना हो रहा है बताओ? 6 और 9 15, 15 और 5 20 की 0, हासिल कितना आ जाएगा? 2, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो जो संख्याओं का सम है वो कितना हो रहा है? 150। दूसरे में चेक करते हैं, 7 और 3 10, 10 की 0, हासिल 1, 6 और 1 7, 3 10 और 5 15। तो यहाँ से भी हमें क्या मिला? 150 मिल गया। जो तीनों संख्याओं का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। अब तीसरे क्वेश्चन में लगाते हैं हम 71 प्लस 60 प्लस क्वेश्चन मार्क, और इक्वल टू कितना चाहिए हमें? 150। तो 70 और 60 कितना होता है? 130, 130 और 1 131 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना है? 150। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ये 131 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कर देते हैं हम। तो 10 में से 1 जाएगा 9, और 14 में से 13 जाएंगे 1। तो जो हमारा ऑप्शन आना चाहिए या क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारा 19। 19 हमारा ऑप्शन में है, बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा 19 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सादृश्यता एनालॉजी वाले चैप्टर से, जिसमें हम चीजों को फाइंड करते हैं। सादृश्यता से नहीं, क्लासिफिकेशन से कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन से ये वाला क्वेश्चन हमारा आया है और कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक अलग है, तो उस अलग वाले को हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन क्या है? बाघ, गरुड़, हाथी और उल्लू। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि 2 आपको जंतु दिखाए हुए हैं और 2 आपको पक्षी दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे पक्षी और जंतु से तो हम कैटेगराइज इसे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कोई और लॉजिक है। देखते हैं बाघ, गरुड़, हाथी और उल्लू में क्या समानताएं दिख रही हैं। देखो हमें एक बात और पता चली, बाघ जंतु होने के साथ साथ आपका क्या है? मांसाहारी भी है।
कि जो हमारा बाघ है वो हमारा क्या होता है, मांसाहारी होता है। उसके बाद अगर हम हाथी को देखें तो हाथी हमारा क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं हाथी पेड़ पौधे और हरी पत्तियां खा के अपना जीवन जीते हैं, तो हाथी एक शाकाहारी जंतु है। गरुड़ को देखें तो कहीं ना कहीं गरुड़ भी एक मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आता है, पक्षी भले ही है लेकिन मांस खाता है, और सेम कैटेगरी हो जाती है उल्लू की। तो यहाँ से 3 लोग या 3 जो ऑप्शन है वो हमारे क्या है, मांसाहारी वाले हैं, ठीक है। और जो एक हाथी बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, शाकाहारी हो जाता है। तो शाकाहारी इनसे अलग हो गया, तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपना बता सकते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसी कोड में ऑर्केस्ट्रा को ARTSEORCH लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ड्रीम लैंड को क्या लिखेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा पार्ट है, और उसने क्या लिखा है, ऑर्केस्ट्रा। हम भी लिख लेते हैं एक बार, ORCHESTR और A। ऑर्केस्ट्रा को उसने क्या लिखा है, ART। देखो जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग करो, उसे हमेशा जो आपका वर्ड दिया है उसके नीचे उसका कोड लिखेंगे, ताकि हमें आसानी रहे पैटर्न को समझने में। ART हो गया हमारा, उसके बाद है SEORCH, यही कोड है हमारा, ART SEOR और CH। और अब आप देख रहे होंगे कि एक समानता हमें दिख रही है कि जो लेटर हमारे वर्ड में ऊपर वाले में थे वही लेटर हमारे नीचे वाले वर्ड में भी हैं। तो कहीं ना कहीं उसने केवल और केवल लेटर्स को इंटरचेंज किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब क्या देखें कि आपको दिख रहा है ORCH। अब ORCH और कहाँ है, ORCH देखो यहाँ पे भी है। उसके बाद क्या बचता है हमारा, ESTRA। और ये देखो इसे हम ऐसे एरो दे देते हैं, और ESTRA हमें उसने इस तरीके से लिखा हुआ प्रेजेंट कर रखा है। तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि वर्डों को डिवाइड करके बीच में से उसने इंटरचेंज कर रखा है। तो हमसे क्या पूछा है उसने, ड्रीम लैंड का। तो DREAMLAN और D। तो ड्रीम लैंड का हमें बताना है। अब हमने क्या किया था, देखो फर्स्ट 4 लेटर्स को कहां पहुंचाया था, लास्ट में। तो हम इसके भी फर्स्ट 4 लेटर यानी कि D, R, E और A, ये कहां पहुंच जाएंगे, लास्ट में, कि D, R, E और A। पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं, क्या हमारे कोई ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं कि जिसके लास्ट में D, R, E, A आ रहा हो। देखो 2 ऑप्शन हमारे हैं, ये रहे D, R, E, A और D, R, E, A। यहां से हमारा ये पहला ऑप्शन खत्म हो जाता है, और ये दूसरा ऑप्शन, A और B दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन का भी थोड़ा सा हमें क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा ऑप्शन में 3 खत्म हो गए, एक ही मैच हो रहा है, तो वहां आंसर, हालांकि इसमें एक 5वां ऑप्शन भी है, तो हमें ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर 4 ऑप्शन होते तो अब हमारे पास 2 बच रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास 5 ऑप्शन है, तो हम 5 को कंसिडर करेंगे। अब क्या किया हमने, फर्स्ट 4 लेटर को हमने इधर पहुंचा दिया। उसके बाद क्या था कि जो बाद के 5 लेटर्स थे हमारे, वो राइट वालों को हमने लेफ्ट में पहुंचा दिया, और कहां से, जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वाला साइड, यानी कि इधर से अब ऐसे जाएगा हमारा जो सेकंड है। तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, MLAND। तो देखो E यहाँ पे आया था, तो E यहाँ पे आ गया, फिर S यहाँ पे गया था, T यहाँ गया था, मतलब A लास्ट में आ रहा था। तो इसमें जो है D कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा M, क्योंकि M के नीचे M आ जाएगा, E के नीचे E था, उसके बाद L, फिर A, फिर N और फिर D। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा D, N, A, L, M, D, R, E और A। क्या ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो D, R, E, A तो हमने मैच कर लिया था कि C और D में। अब हमें मैच करना है D, N, A, L और M। क्या मैच हो रहा है, देखो ये रहा D, N, A, L, M। तो 5 वर्ड मिल गई D, N, A, L, M। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अगर देखें
तो LAND M बन रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है हमारा वेन आरेख से है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, सा नहीं है ये, सी होगा। सबसे पहले थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सी आकृति मिनटों, दिनों और महीनों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। तो हमें किस किस के बीच संबंध दर्शाना है, मिनटों के, दिनों के और महीनों के। देखो आप सभी जानते होंगे कि मिनटों से मिलके दिन बनता है और दिन से बनके मिलके जो है महीने बनते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या आ जाएंगी, मिनट, मिनट के बाद क्या आ जाएंगे हमारे दिन, और दिन से क्या बनते हैं हमारे महीने। तो सबसे छोटा सर्कल मिनट का, उससे बड़ा सर्कल दिनों का, और सबसे बड़ा सर्कल जो आ जाएगा वो मंथ का। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसे ही फॉलो करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है हमारा आयु संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं हमारे मैथ्स और रीजनिंग दोनों का पार्ट होता है। आपको रीजनिंग में भी ये चैप्टर मिलने वाला है और मैथ्स में भी ये चैप्टर मिलने वाला है। क्वेश्चन में कहा गया है, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जो ये क्वेश्चन है हमारे रेशो पे हो जाते हैं। जैसे आपको पता है पिता और पुत्र का जो रेशो दिया गया है हमें कितना दिया गया है कि पिता और पुत्र का रेशो कितना है वर्तमान का, 3 गुना, कि पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। तो 3:1 का रेशो ले लेंगे। उसके बाद कहा गया है कि 12 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी कि उसके पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो कब की बात कर रहा है, 12 वर्ष बाद की कितनी हो जाएगी उसकी आयु, उसके पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जो रेशो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब देखो जब 12 वर्ष बाद की बातें की गई हैं तो यहाँ से पिता 3 से 2 रेशो में आ गया, लेकिन पुत्र का जो रेशो है वो पहले भी 1 था और बाद में भी 1 ही है। तो ये कहीं ना कहीं गलत दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने रेशो को इक्वल करेंगे। रेशो को इक्वल करने के लिए देखो ये वाला जो डिफरेंस होता है हमारा इन दोनों का सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डिफरेंस 1 का है और यहाँ पे 0 का है। तो इसे इक्वल करने के लिए हम इस डिफरेंस को लेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2। इसका हम अपोजिट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसमें हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से और इसमें हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। अब नया रेशो जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1 की 3 में गुना करेंगे 3 और 1 की 1 में गुना करेंगे 1। ये फादर का रेशो और ये सन का। 2 में 2 की गुना करेंगे 4 और 2 में 1 की गुना करेंगे 2। तो ये 12 वर्ष बाद की रेशो हमारी। तो अब जो हम रेशो पे काम करेंगे, नए रेशो पे काम करेंगे। अब देखो पिता भी 12 वर्ष में 3 से 4 रेशो बढ़ गया और ये पुत्र भी 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमें जो रेशो में डिफरेंस है वो कितना है 1 का, या जो वृद्धि हुई है रेशो में वो 1 की वृद्धि हुई है, और वर्षों में कितनी हुई है 12 वर्षों की। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12। हमसे क्या पूछा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो पुत्र की हमने जो वर्तमान आयु मानी है वो कितनी मानी है, 1 रेशो मानी है, और 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 12। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 वर्ष। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि हमारी लाइव क्लासेस में बहुत जल्दी से शुरुआत हो जाए, और लाइव क्लासेस जब जुड़ जाएंगी तो हमारी क्लासेस में आपको और भी मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा इनइक्वालिटी वाले पार्ट से। ये अभी तक तो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता था, लेकिन लास्ट 2 या 3 साल से जो हमारा ये वाला चैप्टर है ये एसएससी रेलवे वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाने लगा है। इस एग्जाम में क्या होता है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे इस तरह के स्टेटमेंट के फॉर्म में, और उसके बाद आपसे कंक्लूजन पूछे जाते हैं कि जैसे इसमें आपसे अपोजिट पूछ रखा है कि निम्न में से किस अभिव्यक्ति में जो ये कंक्लूजन है वो कौन सा सही बैठ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है हमारा, हमें क्या करना है, h से लेस देन, ये लेस देन का साइन 4 ही साइन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और उसके बाद
लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू। तो ये 4-5 साइन होते हैं जिसपे ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा चलता है। अब हम कैसे करते हैं इसे, इस चैप्टर को देखते हैं। हमें क्या करना है, h से h लेस देन j। तो देखो हमें हमेशा ग्रेटर वाली साइड से चलना है, और ग्रेटर वाली साइड किसकी तरफ है, j की तरफ है, और j से कहाँ जाना है, हमें h पे जाना है। तो जहां पे भी हमें ऐसी सिचुएशन मिल रही होगी कि हम बिना किसी रुकावट के हम J से H पे पहुंच रहे हैं, वो हमारा आंसर सही होगा। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो J से आप I पे आओगे, क्योंकि J और I दोनों इक्वल टू हैं, लेकिन I से बाद में आपको देखो लेस देन वाला साइन मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वहां रुकावट आ गई है। ये हमारे ओपन चीजें मिलती रहेंगी तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर अपोजिट साइन आ जाता है वहीं पे हम आके रुक जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, देखो J से I आ जाएंगे, लेकिन I से फिर G नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमें कहाँ जाना है, H के पास जाना है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे पे हमें J से H जाना है, J कहाँ पे है, J ये रहा, और J से H पे यहाँ पे आना है। तो J से देखो I पे आ जाएंगे, I से हम G पे भी आ जाएंगे, और G से H पर भी आ जाएंगे। लेकिन अब इसका आंसर का कैसे पता चलेगा, तो देखो ये जो साइन था हमारा ग्रेटर वाला, हमें बीच में कहीं ना कहीं एक बार ये अकेले जरूर पढ़ना चाहिए। अगर अकेले हमारा साइन पढ़ रहा है तो हमारा आंसर बन जाएगा, अदरवाइज साइन अगर नहीं पढ़ रहा है तो आंसर नहीं बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि J से I तक हमें साइन नहीं मिला था, I से G तक हमें अकेले नहीं मिला था, लेकिन G और H के पास हमें अकेले एक बार ये साइन मिल चुका है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा। देखो पूरा कंसेप्ट MCQ के उसमें फॉर्म में आपको नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए जब हमारी कंप्लीट चैप्टर की वीडियो आएंगी उसमें हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी टॉपिक से है हमारा 7वां क्वेश्चन भी। इसमें जैसे उसने स्टेटमेंट दे रखा है कि K ग्रेटर इक्वल L, L ग्रेटर देन M, M ग्रेटर इक्वल N में निश्चित रूप से सत्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी। मतलब ये स्टेटमेंट के अनुसार आपको इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है वो आपको बताना है। अब क्योंकि हमें तो कंक्लूजन निकालना है स्टेटमेंट से, तो हम क्या करेंगे, कंक्लूजन से स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, K से N पे जाना है, हमेशा ग्रेटर वाली साइड से चलेंगे, और हमारा जो ये ग्रेटर इक्वल है ये हमारा इक्वल टू हमेशा रहना चाहिए साथ। अगर हमारे इक्वल टू ने कहीं साथ छोड़ दिया है तो वहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब K से N पे जाना है, देखो K से L पे आ जाएंगे, इक्वल टू साथ है, L से M पे आ जाएंगे लेकिन इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। K इक्वल टू M, तो देखो K से L और L से ग्रेटर देन M है, क्योंकि ग्रेटर देन M है तो इक्वल टू नहीं हो सकता, तो ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई। ऑप्शन नंबर 3, N से ग्रेटर देन K, क्योंकि हमें तो ग्रेटर से लेस देन की तरफ जाना है तो N ग्रेटर देन K पढ़ेंगे, लेकिन हम तो N से आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि N के सामने ही स्टॉप लगा हुआ है, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। L ग्रेटर इक्वल N, अब L से कहा जाना है हमें, एक बार क्लीन कर लेता हूं मैं इसे। L से कहा जाना है हमें, L से जाना है ग्रेटर इक्वल N पे, लेकिन L से हम ग्रेटर M आ गए हैं तो हमारा इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वो पहली स्टेप पे ही हमारा इक्वल टू साथ छोड़ गए, तो ये भी आंसर हमारा गलत होगा। तो चारों के चारों ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, कोई सत्य नहीं है। वैसे तो ये टॉपिक हमारा बैंकिंग में आता है, बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, उसमें ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन लास्ट कुछ ईयर से 2 या 3 साल हुए हैं, जैसे रेलवे के एग्जाम हुए थे आरपीएफ के, उसमें ये क्वेश्चन रेलवे ने पूछा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आता है हमारा कैलेंडर से। कैलेंडर टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को कंप्लीट कैलेंडर भी कराने वाला हूं। क्वेश्चन में दिया गया है कि रंजना को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। देखो साधना को का जन्मदिन जो है, और वो किसके अनुसार, रंजना के अनुसार, कि रंजना कह रही है कि रंजना क्या कह रही है कि साधना का जो जन्मदिन है वो कब है, मंगलवार के तो बाद है और शुक्रवार से पहले है। मंगलवार के बाद यानी कि बुधवार होगा, तो या तो बुधवार को है या बृहस्पतिवार को है, क्योंकि शुक्रवार से पहले है तो बृहस्पतिवार पड़ेगा और मंगलवार के बाद है तो बुधवार पड़ेगा। उसके बाद कहा है कि सुरेश को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद
परंतु रविवार से पहले है। तो अब बुधवार के बाद यानी कि किसको? सुरेश के अनुसार। अब सुरेश के अनुसार उसका जन्मदिन कब पड़ रहा है? या तो बृहस्पतिवार को, या फिर शुक्रवार को, और या फिर शनिवार को। अब हम क्या देखेंगे? हम दोनों का कॉमन दिन देखेंगे। कॉमन दिन कौन सा आ रहा है? आपका कॉमन दिन आ रहा है बृहस्पतिवार। तो दोनों के जो भी कॉमन डे आ रहा होगा उसी दिन उसका जन्मदिन पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साधना का जो जन्मदिन था वो किस दिन पड़ा था? बृहस्पतिवार के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ रहा है डायरेक्शन डिस्टेंस से। डायरेक्शन डिस्टेंस में कहा गया है उसने एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो देखो आपसे क्या पूछा है, आपको डायरेक्शन दे रखी है। देखो 4 डायरेक्शन होती है हमारी, ये नॉर्थ, ये साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। आपसे कौन सी दिशा दे रखी है कि एक व्यक्ति का जो फेस है वो पश्चिम दिशा की ओर है, मतलब जो व्यक्ति है वो कुछ इस डायरेक्शन में खड़ा है। अब यहां से देखो एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉक, यानी कि जो दक्षिणावर्त होता है उसे अंग्रेजी में बोला जाता है क्लॉकवाइज, और जो वामावर्त होता है उसे अंग्रेजी में बोला जाता है एंटी क्लॉक। जो हमारी घड़ी होती है उसके सही चलने की जो दिशा होती है वो क्लॉकवाइज बोली जाती है, और जो उसकी अपोजिट अगर हम कहें, जैसे अगर हम घड़ी को बना लें तो अगर ये कोई घड़ी है तो अगर जैसे आप जानते हैं कि 12, 3, 6, 9 इस तरह से घड़ी में नंबर होते हैं, तो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो 12 से 1, 2, 3 की तरफ चलती हैं। तो ये जो बोला जाता है हमारा, ये बोला जाता है दक्षिणावर्त, और अगर हम इसे 12 से 11, 10, 9 की तरफ चलाएंगे तो ये बोला जाता है हमारा वामावर्त। अब क्वेश्चन में दोनों ही चीजें दी हैं तो हम क्या करते हैं, जितना जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है दक्षिणावर्त और जितना जितना उसने कवर किया है वामावर्त, उन सबको अलग अलग नोट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, तो दक्षिणावर्त में तो दक्षिणावर्त की तरफ ही लिख लेंगे, और लास्ट में कितना चल रहा है कि 270 डिग्री वामावर्त दिशा में चलता है। तो कितना चल रहा है? 270। दोनों को ऐड करते हैं, ये तो 270 ही रहेगा, लेकिन दक्षिणावर्त वाला कितना आ जाएगा? 5 और 0 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2। तो यहां से अगर हम देखें तो एक व्यक्ति ने अपने मुड़ने या घूमने की दिशा में कुल दक्षिणावर्त कितना टर्न लिया है? 225 डिग्री, और कुल वामावर्त कितना लिया है? 270 डिग्री। अब हम निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 45। आप चेक कर लेना, कैलकुलेट करना, 45 डिग्री का इनका डिफरेंस आने वाला है। अब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से हम उसे जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है और जो भी हमारा नंबर बड़ा है, अब 225 और 270 में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 270 है, तो हम उसे 45 डिग्री वामावर्त घुमा देंगे उसके प्रारंभिक स्थिति से। अब यहाँ पे है और यहाँ से देखो, आप जानते हैं कि दो मूल दिशाओं के बीच में 90 डिग्री होता है, और जो उप दिशाएं होती हैं वो उन्हें बीच से काटती हैं। तो ये जो होती है हमारी, ये उप दिशा होती है, और ये कितने डिग्री पे होती है? ये होती है हमारी 45 डिग्री पे। और जब वामावर्त चलते हैं तो वापस आते हैं, तो वापस आएंगे तो फिर आगे ही चलेगा, और पश्चिम से जब वो 45 डिग्री आ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का, और ये क्वेश्चन है हमारा डाइस वाले टॉपिक से, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक भी है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका ओपन डाइस से आया हुआ है। ओपन डाइस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें ओपन डाइस दिया होता है, जैसे कि हमें दिया हुआ है ये वाली कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग हम अपने अल्टरनेट या अपोजिट सरफेसेस फाइंड कर लेते हैं। किसके बेस पे? अल्टरनेट बेसिस पे। कैसे? जैसे अगर आपको कोई पूछने लगे कि जी इसमें ओपन डाइस में एफ के अपोजिट बताओ क्या आएगा, या आपसे कोई पूछने लगे कि जी ई के अपोजिट क्या आएगा, तो इस तरह से आप इसमें फाइंड कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो भी सबसे लंबी लाइन दे रखी हो आपको उसे आप पकड़ लेंगे। जैसे इसमें बी सी डी ई वाली कंडीशन है, ये काफी बड़ी है, तो जैसे अगर हमें ई का अपोजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम अल्टरनेट सरफेस को लेंगे। जैसे अगर ई पे, ई से हमें अपोजिट पे जाना है तो ई से हम कहाँ पहुंच जाएंगे?
सी पर, डी को छोड़ दिया अल्टरनेट करके, सी पे पहुंच गए। डी के अपोजिट निकालना है तो डी से बी पे पहुंच जाएंगे। अब क्या बचता है, ए और एफ। अगर आप 6 सतह में से 4 सतह अपोजिट निकाल लेते हो तो बची हुई 2 एक दूसरे के अपोजिट ही होंगी, उसमें तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 2 हमने निकाल ली, ई और सी, बी और डी निकाल ली, तो 4 तो हमें निकल गई। अब जो 2 बचेंगी वो एक दूसरे के ही अपोजिट रहेंगी। तो अगर एफ की बात करें तो एफ के अपोजिट क्या होगा, ए। ई की बात करें तो ई के अपोजिट क्या होगा, सी। और अगर डी की बात करें तो डी के अपोजिट क्या होगा, बी। तो यहां से हमने सारी अपनी अल्टरनेट अपोजिट सरफेसेस निकाल ली हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी अपोजिट सरफेस से फाइंड करना है कि आपको पता होगा कि जो विपरीत सतह होती हैं, अपोजिट जो सरफेसेस होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे के निकट नहीं हो सकती, क्योंकि जो पासा होता है उसकी 3 सतह दिखाई देती हैं और जो विपरीत सतह होती हैं वो तीनों दिखाई नहीं देती। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास सारी विपरीत सतह हैं तो विपरीत सतह कभी भी निकट नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं अपने 1 बाय 1 घन। जैसे पहला जो घन है हमें दिया हुआ है बी, डी और एफ की फॉर्म में। तो देखो बी और डी, आप देख रहे होगे बी और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अगर अपोजिट हैं तो वो निकटतम या एडजेसेंट में नहीं हो सकते, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देंगी। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, क्योंकि बी और डी निकटतम आ गए जबकि वो दोनों अपोजिट हैं। दूसरे ऑप्शन में आते हैं ए और ई, ए और सी, और सी और ई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सी और ई हमारे अपोजिट हैं और यहाँ सी और ई इसने निकटतम बना रखे हैं, तो विपरीत सतह निकटतम नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, देखो हमें दिखाया गया है डी और डी के अपोजिट क्या है बी, तो बी हमें नहीं दिख रहा। दूसरा दिखाया गया है हमें ई और ई के अपोजिट क्या है, ई के अपोजिट है सी, तो सी भी हमें नहीं दिख रहा। तीसरा क्या है हमारा एफ, और एफ के अपोजिट में क्या है ए, तो ए भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जितने भी हमें जो सरफेसेस दिखाई गई हैं उनकी अपोजिट सरफेस नहीं दिख रही, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो सी बन जाएगा। डी को भी देखते हैं, डी में क्या दे रखा है, देखो सी और ई एक दूसरे के निकट दे रखे हैं, जबकि सी और ई एक दूसरे के विपरीत में है। तो विपरीत सतह कभी भी निकट नहीं आ सकती, ये पासे का रूल होता है, क्योंकि हमें जो सामने दिखाई देती हैं वो 3 सतह ही दिखाई देती हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू करनी है, इसीलिए आपका सपोर्ट और आपका सहयोग बहुत जरूरी है। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।